नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 53 करने जा रहे हैं। और पहला ही क्वेश्चन देखिए, दिया है कि मान लीजिए यक्स सबसे बड़ी संख्या है जिससे 6475, 4984 और 4132 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या, इन दो दो नंबर का डिफरेंस ले लेना है और फिर उसका क्या निकाल लेना, एचसीएफ। तो इसका डिफरेंस लेंगे तो आएगा 1491, और इन दोनों का अंतर लेंगे तो आपका आएगा 852, और फिर इस पहला और आखिरी का अंतर लेंगे तो इसका आएगा 243। तो यक्स के अंकों का योग, तो सबसे पहले तो यक्स का मान निकालना, वह बड़ी से बड़ी संख्या, फिर उसके अंकों का योग। अब आपका काम क्या रहेगा कि इन तीनों संख्याओं का आपको निकालना है एचसीएफ। और एचसीएफ सभी लोग जानते हैं कि भाग विधि से एचसीएफ निकलता है। जब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो आपका आएगा 213, लेकिन 213 आंसर नहीं होगा, यक्स यही यक्स का मान आ जाएगा। और क्वेश्चन पूछा कि यक्स के अंकों का योग, मतलब 213 के 2, 1 और 3 का योगफल 2 + 1 + 3, तो 3 2 5 और 1 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 6। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या दिया हुआ है। आइए दोस्तों देखा जाए, दिया है कि 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या की 1000 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक गोलाकार गेंद में बदल दिया गया, तो इस प्रकार बनी गोले का क्षेत्रफल क्या होगा। अब 1000 छोटे छोटे गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, तो आप जानते हैं कि 1000 छोटे गोले का आयतन और एक बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि आयतन कभी भी नहीं बदलता। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, इसका आर है 0.6 का होल क्यू गुणे 1000। एक गोले का आयतन ही करना हो गया तो 1000। अब एक बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। कैपिटल आर क्या है, बड़े गोले की त्रिज्या, तो 4/3 4/3 से कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आर क्यू, यहाँ पर 6 क्यू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.6। 0.6 का आप जब स्क्वायर करेंगे तो आता है 216, क्यू करेंगे 216 गुणे 1000 बराबर आर क्यू। तो आर बराबर आ जाएगा 216, 1000 से गुणा हो जाएगा, आर क्यू बराबर दशमलव हट जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 6। इसका मतलब जो बड़ा गोला उसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 6 आ गई। और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये 4 पाई आर की वैल्यू रखेंगे 6, 6 छः के 36, इसको गुणा करेंगे 144 पाई, और आपका आंसर पाई के टर्म में दिया है, इसीलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है, लाभ और हानि का। दिया है कि जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 40% की छूट पर बेचने से 25% का लाभ होता है, तो वस्तु के लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो जब भी छूट की बात हो तो आप समझ लीजिए आपके पास हमेशा सीपी होगा, मतलब कास्ट प्राइस, ईएमपी मतलब मार्केट प्राइस, ईएसपी मतलब सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। तो छूट, आप इस बात को याद कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, जबकि छूट हमेशा मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अब बोला कि 40% की छूट, तो मान लेते हैं अंकित मूल्य था 100 रुपया, तो इस पर जब 40% की आप छूट देंगे तो इसका मतलब इसको 60 रुपये में बेचे होंगे, और 60 रुपये में बेचने के बाद भी 25% का लाभ हुआ। और अभी अभी मैंने बताया कि लाभ और हानि की बात हमेशा कहाँ होता है, क्रय मूल्य पर। तो सीपी पर 25% का लाभ, मतलब सीपी का 125/100, और ये किसके बराबर होगा दोस्तों, 60 के बराबर होगा, क्योंकि 60 रुपया विक्रय मूल्य है। तो 25 पाँचे 125, 25 चौके 100, ये 12 चौके 48, ये 12 पचे 60, तो सीपी आ जाएगा 48। सीपी कितना आ गया दोस्तों, 48। और आपसे पूछा था वस्तु के लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, तो 48 लागत मूल्य हो गया और अंकित मूल्य 60 हो गया, तो इसको काट देंगे 4 से, 12 चौके 48 और 15 चौके 60, तो क्या अनुपात आ जाएगा, 12:15, मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया है कि जब यक्स को यक्स 14, 20, 30 में जोड़ा जाता है तो ये संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। तो यक्स -2 और 7x-2 का मध्य अनुपाती।
तो सबसे पहले जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा 8 प्लस यक्स, पहली संख्या। ये दूसरी हमारी बन जाएगी 14 प्लस यक्स, और तीसरी बन जाएगी 20 प्लस यक्स, और चौथी बन जाएगी 30 प्लस यक्स। अब समानुपाती, ये चारों संख्या समानुपाती का मतलब कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात इन दोनों संख्याओं के अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब ये 8 प्लस यक्स बटा में 14 प्लस यक्स बराबर 20 प्लस यक्स बटा में 30 प्लस यक्स। अब यहाँ से आप गुणा करके, तिर्यक गुणा करके यक्स की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो यक्स की वैल्यू आएगी आपकी 10। यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो अब आपसे पूछा है कि यक्स माइनस 2 और 7 यक्स माइनस 2 का मध्य अनुपात है। तो सबसे पहले तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 10 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस है, माइनस नहीं प्लस, 10 से 70 और 2 72। तो जो मध्य अनुपाती होता है वो होता है अंडर रूट में 8 गुणे 72, मतलब दो संख्याओं का अंडर रूट में गुणा कर देंगे। तो अब ये 8 9 72, इसको लिख सकते हैं 8, और 72 को आप लिख सकते हैं 8 गुणे 9। तो 2 बार 8 है तो एक 8 बाहर आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 8 तरीके 24। आंसर इसका 24 आएगा। दूसरा वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया कि त्रिभुज एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है। यदि जेड यल और वाई एम माध्यिकाएं एक दूसरे के जी पर प्रतिच्छेद करती हैं तो त्रिभुज जी एल एम और एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं एक्स वाई जेड दोस्तों, एक्स वाई जेड। एक है जेड यल, मतलब एक माध्यिका ए है और दूसरी माध्यिका है वाई एम। और अगर ये हम तीसरी माध्यिका यहाँ पर डाल देते हैं, मान लीजिए एक्स एल एम, इसको एन मान लेते हैं। आइए अब पूछा क्या है हमसे, पूछा है कि त्रिभुज जी एल एम, ये जी है, ये जी है, तो जी एल एम मतलब ये जी एल एम और त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। तो अब किसी भी त्रिभुज का, आप इस बात को याद रखिए, किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, तीनों माध्यिका, वो त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। मतलब इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। अगर इसका ए हो गया तो इसका भी ए होगा, इसका भी होगा। मतलब एक्स वाई जेड का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 3a। भाई इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो पूरे एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3a। अब बात करते हैं इसमें और इसमें। तो आप जानते हैं जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो वो भुजा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो ये भुजा और ये भुजा समांतर हो जाएगी, तो आप जानते हैं ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, क्योंकि एकांतर कोण। और जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। और त्रिभुज समरूप होगा तो उनका क्षेत्रफल उनके भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होगा। मतलब कि ये इसकी आधी होगी तो इसका क्षेत्रफल इसका आधा होगा। मतलब जी एल एम का क्षेत्रफल, इनकी भुजा, हाँ इनकी भुजा, मतलब ये भुजा इसकी आधी होगी तो इसका क्षेत्रफल इसका 1/4 होगा। क्योंकि अगर इसकी भुजा 1 इसका 2 है तो इनके भुजा का अनुपात अगर 1 और 2 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। मतलब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं एक बार। दिया है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है। जेड एल और वाई एम एक दूसरे माध्यिकाएं एक दूसरे को जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो एक माध्यिका हमारी जेड एम हो गई, जेड एल, और दूसरी माध्यिका हो गई वाई एम, और एक तीसरी माध्यिका हम लोग यहाँ खींच लेते हैं एक्स एन। अब ये कटान बिंदु जी है। तो आपसे पूछा है कि त्रिभुज जी एल एम मतलब इसका क्षेत्रफल, और त्रिभुज एक्स वाई जेड बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप ये बात याद कर लीजिए, किसी त्रिभुज की माध्यिका है, किसी त्रिभुज की माध्यिका, तीनों माध्यिका त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफल में बांटती हैं। मतलब इसका क्षेत्रफल ये होगा तो इसका भी ये होगा, और ये बड़े वाले का भी ये होगा। तो एक्स वाई जेड का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का, एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल आ जाएगा 3a। भाई इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल 3 आ गया। अब बात करते हैं त्रिभुज जी एल एम और त्रिभुज वाई जी जेड में। अब जानते हैं कि ये त्रिभुज, आप जानते हैं किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो ये इसके समांतर होगा
तो इसका मतलब ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर होगा, एकांतर कोण। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो ये भुजा इसकी आधी है, अगर ये भुजा 2 होगा तो ये 1 होगा। तो इनके भुजाओं का अनुपात 1 और 2 होगा, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात 1 और 4 हो जाएगा। अब इस बात को याद कर लीजिए, क्योंकि भुजा आधी है तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1 और 4 के अनुपात में होगा। मतलब ये वाले इस वाले का क्षेत्रफल इसका 1/4 होगा। तो 1/4 होगा, तो आप जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल अगर ये है तो GLM का जो क्षेत्रफल होगा वो A/4 होगा भाई, 1/4 हो जाएगा, A/4 होगा। तो आपसे पूछा है कि आपसे पूछा GLM और XYZ बटा में XYZ, तो इसका क्षेत्रफल पहले ही हम लोग निकाल चुके 3A, तो A/4 3A, तो A से A कटेगा, 3 का गुणा होगा 4 हो जाएगा, मतलब 1/12। मतलब इनका रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 1:12। तो ये 2 ऑप्शन नहीं दिया, तो एक ऑप्शन को हम लोग बना लेते हैं कोई, 1:12, यही हमारा सही आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखिए क्या दिया है। दिया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है और अपना लाभ 40% समझता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। अब देखिए, विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना कर रहा है। जैसे लाभ की गणना तो वैसे हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, लेकिन यहाँ पर लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कर रहा है, तो उसे जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 40%, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। तो जो यहाँ 5 होगा यही हमारा SP होगा, और जो 2 होगा वो प्रॉफिट होगा, क्योंकि लाभ की गणना इसने विक्रय मूल्य पर किया, नहीं तो 5 हमारा CP होता। इसका मतलब 5 रुपये में बेचने पर उसे 2 रुपये का लाभ हो रहा है, तो जो उसका CP होगा वो 5 - 2 बराबर 3 रुपया होगा, मतलब उसका क्रय मूल्य 3 होगा। तो अगर अब 3 पर वो लाभ की गणना करता तो परसेंटेज लाभ बराबर आप जानते हैं प्रॉफिट बटा CP इंटू 100। तो प्रॉफिट 2 है, CP 3 है, गुणे 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66 सही 2/3%। दूसरा वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दिया हुआ है। दिया कि एक त्रिभुजाकार पार की भुजाएं 200 सेंटीमीटर 200 मीटर 210 मीटर और 290 मीटर है, तो पार का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आपको याद, अगर थोड़ा बहुत ट्रिपलेट के बारे में अगर आपको जानकारी होती तो आप जानते हैं कि 20, 21 और 29 एक समकोण त्रिभुज की भुजा होती है। बस इसको 200 कर दिया, इसको 210 कर दिया, इसको 290 कर दिया, मतलब सब में 0 बढ़ा दिया। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज की ही भुजा होगी। मतलब ये भुजा हो जाएगी 200, ये हो जाएगी 210, और सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी 290। और ये समकोण त्रिभुज है तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार को मान ले 210 और ऊंचाई को मान लिया जाए 200, तो ये कटेगा 100 आ जाएगा। ये 21000, ये मीटर स्क्वायर। लेकिन जो आंसर दिया हो हेक्टेयर में, आप जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 हेक्टेयर है। तो इसमें आप जब 10,000 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2.1 हेक्टेयर। मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन दे दिया है साथ। आइए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ देखिए क्या दिया कि A B की तुलना में अधिक कार्यकुशल है, वे किसी काम को मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A ने 50% कार्य किया होता और B शेष कार्य को किया होता तो कार्य 50 दिन में पूरा होता, तो B अकेले उस कार्य के 40% को कितने दिन में कर पाता। अब देखिए यहाँ दिया है कि A + B किसी काम को भाई करते हैं 50 दिन 24 दिन। A + B किसी काम को कर सकते हैं 24 दिन में। कितने दिन में? 24 दिन में। अब हम B का मान लेते हैं T दिन, B का हम मान लेते हैं T दिन। तो ये टोटल काम हो जाएगा 24T। तो इनका एक दिन का काम T होगा और इनका एक दिन का काम होगा 24। तो B का एक दिन का काम 24, तो A का एक दिन का काम निकालेंगे तो आ जाएगा T - 24, क्योंकि A + B का एक दिन का काम T है, B का एक दिन का काम 24 है, तो इसका आ जाएगा T। अब बोला है कि अगर A 50% काम करे और शेष काम मतलब शेष 50% B करे तो काम 50 दिन में पूरा होता है। तो टोटल काम 24T है, तो इसका मतलब इसका आधा 50% 12T होगा। तो 12T काम करता है ये, तो इसको कितना दिन लगेगा? टोटल काम बटा में A का एक दिन का काम, मतलब T - 24। इसी तरह आधा काम B करेगा तो 12T
और बी का एक दिन का काम कितना है भाई 24, तो टोटल लग जाता है 50 दिन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके जब टी की वैल्यू निकालेंगे आप, तो टी की वैल्यू आ जाएगा 60। टी की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पूरा काम भी निकाल सकते हैं, मतलब पूरा काम हमारा हो गया 24 गुणे 60। अब पूछा है कि बी 40% काम, इसका 40% काम करना है, तो इसका 40 बटा अगर 100 कर दिया, 0 से 0 कट गया, तो 40% काम आ गया 24 गुणे 6 गुणे 4। अब बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता कितनी हम लोग निकाले भाई, बी एक दिन में कितना काम करता है 24, तो टोटल काम करने में कितना लगेगा दिन, तो 24 से भाग देंगे, 24 24 कटेगा, 6 चौके 24 दिन। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 24 दिन, मतलब ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ कि 18/7% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने पर 35,000 का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बिल्कुल आसान है, साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है, यही निकालना है बस। तो यहाँ पर मूलधन तो आपका दिया है 35,000, 35 1 2 3 0, ब्याज की दर 18/7, समय 9 महीने, 9 महीने को हम लोग चेंज कर देंगे वर्ष में, तो 12 से भाग देंगे और बटा में 100, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया आपका यहाँ पर। अब 7 5 35, यहाँ बच गया 50, 6 3 18, 6 दूना के 12, ये 25 हो गया, तो ये बच गया 25 गुणे 3 गुणे 9, इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 675, मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो है कि डीआई का क्वेश्चन दिया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डीआई का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब एक ग्राफ दिया है, डेटा दिया है, दी गई तालिका में कंपनी के 2013 से 2018 दिया है कि 2013 से 2018 वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार के वाहनों के उत्पादन के आंकड़ों दर्शाया गया, आंकड़ों को दर्शाया गया, और पूछ रहा है कि 2013 और 2016 में टाइप ए के वाहन का कुल उत्पादन, 2015 और 17 में टाइप सी के कुल उत्पादन का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले तो ए का निकाल लेते हैं, किसमें 2013 में, तो देखिए 2013 में ए का है 52, और फिर 2016 में ए का 68, तो इसको जोड़ दिया जाए, 8 2 10, 6 5 11 12, 120 आ गया। फिर सी का निकाल लेते हैं भाई, 2015 और 2017, तो 2015 में सी का है 66, और 2017 में कितना है सी का 69, तो 9 6 15 और 6 6 12 और 1 13। अब इन दोनों का रेशियो निकालना आपको, 120 और 135 का रेशियो निकालना, 5 से कटेगा, 5 दूना के 10, 5 चौके 20, 5 दूना के 10, 5 सते 35, 3 से कट जाएगा, 3 वाटे 24, 3 9 27, तो इसका रेशियो आ जाएगा 8 और 9। तो कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो एक ऑप्शन को बुला लेंगे 8:9। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेंगे, अगर कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं है तो इसका अनुपात 8 और 9 आ जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोग का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज थे इस सेट में, इसको जरूर करें, पूरे क्वेश्चन को आप जरूर किया करिए। अगला सेट लेकर आएंगे, तब तक की नमस्कार, धन्यवाद।